Hello everyone, I'm Sagar this side and I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of our session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs and we also discuss the current affairs in the form of one-liner news as well. So एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत सारी अमेजिंग सी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं हम लोग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड. तो कौन सा कंट्री है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन का? येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अपना प्यारा भारत. ठीक है, तो इंडिया बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? यस, फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना. ठीक है, तो पहले पोजीशन पे है चाइना, सेकेंड पोजीशन पे इंडिया. आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ठीक है जी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट. तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ये क्या है, ये कॉन्फ्रेंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे. बट आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स. ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस का ये 32nd एडिशन था. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं ये इसको इनॉग्रेट करेंगे न्यू दिल्ली में. ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये इंडिया में 65 ईयर्स के बाद हो रही है. ठीक है, तो ये क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा. और 6 दिन का ये कॉन्फ्रेंस रहेगा. उसकी थीम जैसे कि हमने पढ़ा ये रहेगी. और क्यों इस कॉन्फ्रेंस को किया जाता है? इट एम्स टू एड्रेस द ग्रोइंग नीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा. तो ये जो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने एग्रीकल्चर में, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से आ रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो डिग्रेड होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, उसको लेके, और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी बढ़ते जा रही है. तो इन सब चीज़ों से इनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इफ़ेक्टिव सोल्यूशंस, इन सब चीज़ों पे बात होगी. ठीक है, दिस कॉन्फ्रेंस विल हाईलाइट इंडियाज़ प्रोएक्टिव अप्रोच टू ग्लोबल एग्रीकल्चरल चैलेंजेस. तो इंडिया का क्या इस पे रुख है, इस पे भी इस बात की चर्चा की जाएगी. ठीक है, एंड शोकेस द कंट्रीज प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल रिसर्च पॉलिसी. और हमारे देश में कौन सी एग्रीकल्चर के ऊपर क्या क्या रिसर्च चल रही है वो सब भी इस पे डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, इसमें बहुत सारे यंग रिसर्चर्स आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोफेशनल्स भी आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, और इससे क्या होगा? स्ट्रेंथन पार्टनरशिप बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स. जब सारे कंट्रीज़ के यंग लोग भी आएंगे, प्रोफेशनल्स भी आएंगे, तो इसे जो भी उस देश में और वर्ल्ड लेवल पे भी वहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर एक बात रहेगी कि हमें साथ में तालमेल रख के काम करना है और इफ़ेक्टिवली काम करना है. ठीक है, तो 75 कंट्रीज़ में से लोग आएंगे. ठीक है, बस इसकी इतनी सी बात याद रखनी है, 65 ईयर्स के बाद इंडिया में हो रहा है. ठीक है, और उसकी थीम. अब अगला क्वेश्चन बैंकिंग और फाइनेंस वाले बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अ रिकॉर्ड -crore-lakh income tax returns have been filed in July 31st for the financial year 24-25. तो 2024-2025 के लिए जो आयकर इन द सेंस इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए. ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने रिटर्न्स फाइल किए गए, और ये रिकॉर्ड नंबर है. ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इससे पहले कभी इतने रिटर्न्स फाइल नहीं किए गए थे इंडिया में, इस बार ये रिकॉर्ड फाइलिंग हुई है. तो आपको बताना होगा कि कितने किए गए हैं. ओके, यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 7 करोड़, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 28 लाख. ठीक है, तो 7 करोड़ 28 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो इस बारी फाइल की गई हैं. ठीक है, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि ये पिछले साल के कंपैरिजन में 7.5% ज़्यादा रिटर्न्स हैं. ठीक है, तो अगर हम बाइफर्केशन देखें न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में, तो 5 करोड़ 27 लाख रिटर्न्स जो हैं वो न्यू टैक्स सिस्टम के तहत फाइल की गई, और 2 करोड़ 1 लाख ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत. ठीक है, तो 5 + 2 7 हो गया, और 27 + 1 28 हो गया. तो 7 करोड़ 28 लाख रिटर्न्स ओवरऑल फाइल की गई थी न्यू और ओल्ड
टैक्स सिस्टम को मिला के, ठीक है। अबाउट 72% टैक्स पेयर्स चूज न्यू टैक्स सिस्टम। तो 72 अगर परसेंटेज में देखें इस 5,27,00,000 को, तो 72% जो टैक्स पेयर्स थे उन्होंने न्यू टैक्स सिस्टम को चुना, और जो 2,01,00,000 थे ये इन 28% में आते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग की, ठीक है। तो बस इतनी सी आपको बात याद रखनी थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक MOU साइन हुआ है टीवीएस मोबिलिटी और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के साथ, और ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे टीवीएस मोबिलिटी मित्सुबिशी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम को ये लॉन्च करेंगे जिसके तहत इनके जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे इनको स्किल डेवलपमेंट, इनके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन में, और ट्रेनिंग दी जाएगी इन ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी सेक्टर कवरिंग इंस्पेक्शन और ऑक्शंस, सर्विस, मैकेनिक्स। तो जैसे कि आपको पता है कि TVS जो है वो मोटर व्हीकल्स बनाने में इंडल्ज्ड है, राइट, इंडिया में भी। तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सारे स्किल और ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट आ रहा है, मैंने आपको कुछ दिन पहले हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हमने पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने माझी लाडकी बहन योजना चालू की थी फॉर गर्ल्स, ठीक है। और जिसके तहत 21 से 65 ईयर्स के जो भी वुमेन हैं उनको, और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको जो है मंथली अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। 1,500 रुपीज़ का मंथली अलाउंस दिया जाएगा। तो इस स्कीम को चैलेंज किया गया है, ठीक है। किसने चैलेंज किया है? मुंबई बेस्ड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा जो है, अगर ये ऐसे ही स्कीम्स आती रहीं तो इससे जो है वो टैक्स बर्डन जो है ना वो लोगों का बढ़ता जाएगा, ठीक है। बिकॉज बेसिकली गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? जो टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं, राइट। टैक्स मनी से ही जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा आता है, राइट। और बस यही बात से जो है इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया है, ठीक है। आई थिंक ही डिड द वेरी वेल जॉब, राइट। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए यार। हर एक स्टेट जो है आजकल ना बस यही करते हुए लगा हुआ है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने वो 5 स्कीम्स निकाल दी जिसके तहत फ्री ट्रैवल दे रहे हैं बसेस में, लोगों को फ्री मुफ्त बिजली बांट रहे हो यार। मतलब ठीक है, जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है वो कुछ फ्रैक्शन ही लोग हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन के कुछ फ्रैक्शन ही लोग हैं। आप उनको सही से आइडेंटिफाई कीजिए और उनको दीजिए यार। जिनको ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली वही लोग हमारे इंडिया में फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, और सच में जिन लोगों को ज़रूरत है ना उन लोगों को गवर्नमेंट की एक भी स्कीम नहीं पहुंचती है, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस फ्री वाली स्कीम जो भी आप बांटते हुए चल रहे हो। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये 5 स्कीम्स लॉन्च कर दिया, अभी ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, फिर किसी और गवर्नमेंट ने कहीं पे कुछ पैसे देने की बात की। भाई इसे टैक्स जो आपके जो वित्तीय घाटा है, आपके कंट्री पे जो फाइनेंशियल बर्डन है ये बढ़ता जाएगा, राइट। अगर आप स्टेट से दे रहे हो तो आपके स्टेट के ऊपर भी ये बढ़ता जाएगा ना, राइट। तो थोड़ा दिमाग से सोचिए यार। लाइक मनी मॉनेटरी टर्म्स में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। सो यू शुड थिंक, अगर आप गवर्नमेंट चला रहे हो, पूरे स्टेट को चला रहे हो, पूरे कंट्री को चला रहे हो, तो भाई फ्री बाइज को बंद कर दो। जिनको सच में ज़रूरत है उनको सही से आइडेंटिफाई कीजिए और उनको आप स्कीम्स दीजिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, राइट। ऐसे तो हर एक स्टेट में आई थिंक हर एक जना जो भी अवेयर सिटीजन्स हैं उनको ऐसे पब्लिक लिटिगेशन फाइल करनी चाहिए, और ये जो फालतू की स्कीम्स है जिसमें फालतू में पैसे बांटे जा रहे हैं उनको सही में बंद करवा देना चाहिए। अगर आप सच्ची में चाहते हो ना कि लोगों का भला हो तो उनको स्किल्ड कीजिए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्किल्स को सिखाइए, उनको काम सिखाइए। वो काम करेंगे, वो इससे क्या होगा, अगर वो काम सीखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज आपकी गवर्नमेंट है, आज आप पैसे दे रहे हो, कल कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी या फिर कल आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, आप इस स्कीम को बंद कर दोगे, तो फिर तो वो जो यूथ होगा वो या फिर वो जो महिलाएं होंगी वो तो सिर्फ आप पे डिपेंड होंगी ना कि कब गवर्नमेंट के पास से हमारे पास पैसा आएगा और हम कब अपनी चीज़ों को आगे करना स्टार्ट करेंगे। इससे बेटर उन लोगों को स्किल्स सिखाइए ताकि वो अपना जीवन खुद से इंडिपेंडेंटली चला सकें, ठीक है। आपका इस बात पे क्या कहना है आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन पेरिस ओलंपिक्स डैश स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द सेमीफाइनल्स इन द मेंस सिंगल बैडमिंटन। तो मेंस कैटेगरी में जो सिंगल्स खेलते हैं, नॉट डबल्स, तो सिंगल्स की कैटेगरी में किन्होंने इतिहास रचा है? क्यों इतिहास रचा है? क्योंकि तो वो ये पहले ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो कि मेंस कैटेगरी में सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं। आज तक ओलंपिक्स में मेंस के कैटेगरी में कोई भी सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचा है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्य सेन। ठीक है, तो लक्ष्य सेन जी ने सेमीफाइनल्स तक पहुंच के इतिहास रच दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनसे मेडल आता है कि नहीं। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया? चाइनीज ताइपे इस कंट्री से जो है, जिनका नाम है चोउ तीन चेन, इनको क्वार्टर फाइनल्स में हरा के लक्ष्य सेन जी सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग हाउ मेनी डेज आर स्टूडेंट्स इन क्लासेस 6 to 8 एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन बैगलेस पीरियड? तो NEP के अकॉर्डिंग जो है, और NCERT ने कहा है कि जो 6th to 8th क्लास के बच्चे हैं उनके एकेडमिक सेशन में आपको कितने ऐसे दिन रखने चाहिए जिसमें आप स्टूडेंट्स को बैग्स लेके आने के लिए नहीं कहोगे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10 डेज। ठीक है, तो इन 10 दिनों में बच्चों को कई सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स सिखाए जाएंगे, टूरिस्ट प्लेसेस पे ले जाया जाएगा, इंडस्ट्रियल विजिट्स पे ले जाया जाएगा, ताकि उनको अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स बाकी सारी चीज़ों का भी ज्ञान हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन granted the distinguished special consultative status by United Nations Economic and Social Council UN ECOSOC? तो UN ECOSOC ने किस इंस्टीट्यूट को डिस्टिंग्विश स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का ये दर्जा दिया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यानी कि KIIT, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इनको ये क्यों मिला है स्टेटस? बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो UN के 17 सस्टेनेबल गोल्स है ना, उनको अचीव करने के लिए इस इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा कदम उठाए हैं। ठीक है, और KIIT ने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी MOU साइन किया है, जिसके तहत जो भी सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए जहाँ पे भी इनको ज़रूरत होगी वहाँ पे KIIT से वॉलंटियर्स जाएंगे यूनाइटेड नेशंस को असिस्ट या फिर हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है KIIT को। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ ऑफिशियली अज्यूम्ड द रोल ऑफ 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? ठीक है, असम राइफल्स जो आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का सबसे ओल्डेस्ट कंटिजेंट है, इनके 22nd डायरेक्टर जनरल DG के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी को। ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको कहा, असम राइफल्स सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री आर्म्ड फोर्स है। तो ये फाउंड कब किया गया था? 1835 में, और इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है? शिलोंग, मेघालय में। ठीक है, और असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च्ड डिस्ट्रिक्ट ऐप, अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू कंसोलिडेट वेरियस गोइंग आउट सर्विसेज? तो कौन सा है वो कंपनी जिसने डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जोमैटो। ठीक है, अब गोइंग आउट सर्विसेज मतलब अब ये डिस्ट्रिक्ट ऐप में से आपको कौन सी सर्विसेज दी जाएंगी? जैसे कि मूवी टिकट्स को बुक करवाना। ठीक है, अगर कोई कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो उसके टिकट्स बुक करवाना, आप कहीं वेकेशंस जा रहे हो तो उसके लिए वेकेशन के टिकट्स बुक करवाना। ठीक है, तो जैसे बुक माई शो है, वैसे ही ये भी ऐप अब आपको क्या करेगा? ये सारी फैसिलिटीज़ देगा। और कौन सी कंपनी होगी? जो जोमैटो है ये उसकी पेरेंट कंपनी होगी। ठीक है, तो जोमैटो के CEO कौन है ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, डैश's डेवलपर प्लेटफॉर्म GIT Hub has announced GIT models, an interactive sandbox environment for developers and engineers to explore different AI models for free। तो कौन सी है वो कंपनी जिन्होंने GIT मॉडल्स को बनाया है? और GIT मॉडल क्या है? एक
इन्वायरमेंट है जिसके तहत डेवलपर्स यानी कि जो एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, कोडिंग करते हैं और जो बाकी इंजीनियर्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो आके बाकी जो डिफरेंट एआई मॉडल्स हो गए वो आके एक्सप्लोर कर पाएंगे फ्री में, ताकि वो और कुछ इससे नया इन्वेंट कर सके, नया बना सकें। ठीक है, तो कौन सी कंपनी का ये GIT हब मॉडल है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG इन इंडिया। ठीक है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर इंडिया के लिए कौन बन गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, US। ठीक है जी, पहले नंबर पे है कतर, दूसरे नंबर पे आ गया है US और इसको किसने पीछे छोड़ा है, UAE को। ठीक है, तो पहले दूसरे नंबर पे था UAE, अब आ गया है US और तीसरे नंबर पे हो गया है ऑटोमेटिकली UAE। ठीक है, तो ये सारे पोजीशंस भी आप याद रख लेना। ठीक है, शायद वो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। मैंने इस सेशन में सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा, उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन विद देम एज वेल एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, बहुत सारी नॉलेज को गेन करिए एंड स्टे हैप्पी। ओके, bye bye everyone, take care।